दोस्तों मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकुल शर्मा लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा है? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक ओरिएंटेशन सेशन किया था उन्मुखीकरण सत्र, उसमें मैंने बताया था आपको किस तरीके से आपका सिलेबस है और किस तरीके से हम आपके सिलेबस के जो चैप्टर हैं उनको कवर करने वाले हैं। उसमें हमने ये बताया था और हमने आपका एक बैच का नाम रखा था मोशन बैच का नाम रखा था हमने आपके का। मोशन बैच का नाम है, मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति। मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। गति का मतलब क्या होता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। गति का मतलब क्या होता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। अर्थात जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसको चलाना क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु विरामावस्था में रखी हुई है और जब वो गति करके जाती है कहीं पर तो क्या होता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। इसी प्रकार से हमारा काम है आपको चलाना, आपको आगे बढ़ाना। तो आपकी स्थिति में जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा? मोशन बेस से होगा। मोशन बेस से होगा आपकी स्थिति में परिवर्तन। इसमें मैंने आपको बताया था 11th प्लस 12th जो हमारे मोशन बैच है उसमें 11th प्लस 12th की क्लासेस चलेंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, PCMB की क्लासेस चलेंगी। तो अभी जब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12th का स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12th का स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम। केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्लास 12th की केमिस्ट्री पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो इसमें जब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज के टॉपिक कौन कौन से देख लीजिए। आज के हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? इसमें हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला कौन सा? आपका पदार्थ। इसमें कौन सा? पदार्थ। और दूसरा कौन सा है? मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। और दूसरा आपका पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। हम इन 2 टॉपिकों को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम इसको रफ करते हैं और पदार्थ के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। पदार्थ होता क्या? पदार्थ के बारे में आपको हम डिटेल से बताते हैं। तो अब हम इसको हमने उसको रफ कर दिया है। अब हम ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट के पहले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, पदार्थ के बारे में। मैटर होता क्या? पदार्थ होता क्या है? देखिए, सबसे पहले इस दुनिया की हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जिसका कुछ द्रव्यमान होगा तथा कुछ स्थान घेरती हो वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की डेफिनेशन है, जैसे कि ये मार्कर है, इसका कुछ द्रव्यमान है, इसका कुछ भार है, द्रव्यमान है, वेट है इसका कुछ, और ये क्या स्थान घेरता है कुछ। यदि मैं अपने इस मार्कर को अपने हाथ पर रखूं तो ये क्या स्थान घेरेगा, इसका कोई आकार है और ये स्थान घेरेगा। तो क्या ये एक पदार्थ है? क्या है? पदार्थ है। पृथ्वी पर हर वह वस्तु जो स्थान घेर, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और आयतन घेरती हो, जिसका कुछ आयतन हो तथा द्रव्यमान हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अब इसके हम डेफिनेशन को लिखते हैं और डिटेल से अध्ययन करते हैं। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो क्या कहलाती है? आपकी पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्या कहलाती है? आपकी मैटर कहलाती है। जिसमें क्या हो? मास हो और वॉल्यूम हो, जिसमें द्रव्यमान हो तथा आयतन हो। मास और वॉल्यूम, द्रव्यमान तथा आयतन हो। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ हर वह वस्तु होती है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जिसका कुछ द्रव्यमान तथा कुछ स्थान घेरती हो या फिर जिसका कुछ आयतन भी हो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। यदि जिसका कुछ आयतन होगा तभी तो स्थान घेरेगी वो पदार्थ कहलाती है। अब बात करते हैं हम पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ की अवस्था होती कौन कौन सी है ये डिटेल से अध्ययन करते हैं। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पदार्थ की अवस्था मुख्य रूप से 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। की अवस्था के बारे में बात करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार की होती है पदार्थ की अवस्था। ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती है। पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। हालांकि पदार्थ की
मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 अवस्था होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो पदार्थ की 5 अवस्था होती हैं। 2 अवस्था और होती हैं, जिससे चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, 5वीं अवस्था होती है बोर आइंस्टीन। 5वीं अवस्था होती है बोर आइंस्टीन। अब हम ठोस के बारे में बात करेंगे। ठोस में क्या होता है, द्रव और गैस के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, पहला टॉपिक आता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, अंतराण्विक बल। इसको IMF भी बोला जाता है। IMF का मतलब इंटर मोलिकुलर फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। देखिए इसमें क्या होता है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसमें ये होता है, आपने एक बॉक्स बनाया, इसमें 2 अणु रख दिए, एक अणु दूसरे अणु के साथ किस तरीके से चिपका हुआ है, मजबूती से चिपका हुआ है। एक अणु ने दूसरे अणु पर क्या लगा रखा है, आकर्षण बल लगा रखा है, आकर्षण बल। यदि हम इसको कितना भी छुड़ाना चाहें, ये दोनों अणु एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जैसे कि इस मार्कर की यदि हम विखंडन करें, इस मार्कर को हम छोटे छोटे रूप में विखंडन करें, काट कर देखें और इसको और भी विखंडन करें, तो इसमें जो अणु है ना, इस मार्कर में जो अणु है, क्या है, एक ठोस है। ये क्या है, ठोस है एक। तो इस मार्कर के जो अणु है वो एक अणु से दूसरे अणु को इतने मजबूती से चिपका हुआ है कि इस मार्कर का हम जितना भी विखंडन करें ना, तो इसमें से अणु अलग होगा, ये मार्कर कट जाएगा, जल जाएगा, लेकिन एक अणु दूसरे अणु से अलग नहीं होगा, एक अणु दूसरे अणु से अलग नहीं होगा, तभी ये ठोस बना है। जैसे कि बर्फ को देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल होता है बर्फ का, जो आपकी बर्फ होती है। इसमें क्या होता है, अंतराण्विक बल। पहले हम अंतराण्विक बल के बारे में अध्ययन करते हैं। अंतराण्विक बल होता क्या है। देखिए अंतराण्विक बल जो होता है वो होता है 2 अणुओं के बीच लगने वाला बल। 2 अणुओं के बीच लगने वाला बल, ये 2 अणु हैं, इनके बीच में जो बल लग रहा है वो क्या है, अंतराण्विक बल। तो ये एक अणु दूसरे अणु पर इतनी मजबूती से चिपका हुआ है, एक अणु दूसरे अणु के साथ इतनी मजबूती से चिपका हुआ है, इतनी मजबूती से इसमें अंतराण्विक बल लगा हुआ है कि यदि हम चाहें तो भी इनको अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब इसको हम ऊष्मा देते हैं तो ये अलग हो सकते हैं, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ये अलग हो सकते हैं। लेकिन जब इनमें अंतराण्विक बल की बात करते हैं तो इनमें अंतराण्विक बल कितना होता है, उच्चतम होता है, अधिकतम होता है, उच्चतम होता है। क्या होता है, उच्चतम होता है। अंतराण्विक बल जो होता है इनमें अंतराण्विक बल क्या होता है, IMF इंटरमोलिकुलर फोर्सेज उच्चतम होता है। यदि हम द्रवों में बात करें, जब हम बर्फ को हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, तो क्या होता है, ये क्या बन जाती है, बर्फ से पानी बन जाती है। क्या होती है, बर्फ से पानी बन जाती है। और जब बर्फ से पानी बनता है तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी अंतराण्विक बल क्या होता है, दूर दूर हो जाते हैं। ये अणु क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और अंतराण्विक बल क्या होता है, कम होता है, अंतराण्विक बल कम हो जाता है। तो इसमें जो अंतराण्विक बल लगा हुआ है वो क्या है, ठोसों की तुलना में क्या है, कम। ठोसों में ज़्यादा है, ठोसों की तुलना में कम होता है, और गैसों की तुलना में होगा ज़्यादा। ठोसों की तुलना में कम, गैसों की तुलना में ज़्यादा। ठोसों से कम और गैसों से ज़्यादा। यदि हम गैस में बात करें, गैस में बात करें तो अंतराण्विक बल जो लगेगा वो क्या होगा, बहुत ही निम्नतम होगा। क्यों, क्योंकि जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी बनता है, पानी को गर्म करते हैं तो क्या बनती है, गैस बनती है, गैस, भाप बनता है। क्या बनता है, भाप, गैस बनती है, भाप बनता है। तो इसको जब हम गर्म करेंगे, पानी को जब हम गर्म करेंगे तो अणु इतने दूर दूर हो जाएंगे कि उन पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होगा, जो अंतराण्विक बल होगा, वो क्या होगा, निम्नतम हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, निम्नतम। क्या होगा, निम्नतम हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा। अब हम प्लाज्मा में बात करते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए जो आपका प्लाज्मा होता है ना, इसमें जो अणु होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहले हमने बर्फ ली, बर्फ में क्या हुआ, ठोसों में क्या हुआ, अंतराण्विक बल, एक अणु दूसरे अणु के साथ क्या मजबूती से चिपका हुआ, मजबूती से चिपका हुआ, बल कितना लग रहा है, उच्चतम लग रहा है, अंतराण्विक बल उच्चतम है। पर हमने बर्फ को थोड़ा सा गर्म किया तो क्या बना, पानी बना। अणु थोड़े थोड़े क्या हुए, दूर हुए, अणु हुए दूर, तो उन पर जो अंतराण्विक बल लग रहा था वो क्या हुआ, ठोसों से कम हो गया और गैसों से ज़्यादा हो गया, गैसों से ज़्यादा, ठोसों से कम हो गया। और जब हम गैस में बात करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, भाप बनता है। क्या बनता है, भाप बनता है। जब भाप बन के तैयार होता है तो जो अणु होते हैं वो उनकी दूरी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अणुओं की दूरी ज़्यादा होने की वजह से अंतराण्विक बल क्या होते हैं, निम्नतम हो जाता है। अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या हो जाता है, निम्नतम हो जाता है।
अभी भी हम मान नहीं रहे और पानी को भाप बनाकर, और भाप को अब हम ऊष्मा दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, ऊष्मा दिए जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको एक अवस्था देखने को मिलेगी जिसे कहते हैं हम प्लाज्मा। उसमें क्या अणु जो होते हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के निष्कासन होने से कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहाँ से आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा। इससे दो स्थिति निकल के आती हैं। एक तो ये रंगीन हो जाता है, रंगीन, और दूसरा क्या हो जाता है, विद्युत का चालन। एक तो ये रंगीन हो जाता है और दूसरा क्या होता है, विद्युत का चालन। अब यदि हम बात करें कि ये पृथ्वी पर देखने को मिलता है, जी हाँ। अभी इसकी पहले तो हम ये बात करें कहाँ देखने को मिलता है, ये सूर्य के ऊपर देखने को मिलता है। सूर्य के ऊपर जो माध्यम है वो क्या है, प्लाज्मा माध्यम है। सूर्य के ऊपर कौन सा माध्यम है, प्लाज्मा माध्यम है सूर्य के ऊपर। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जब दो बादल टकराते हैं, देखिए जब दो बादल टकराते हैं, एक बादल दूसरे बादल के साथ क्या है, घर्षण द्वारा क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होने से क्या उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है, शानदार बिजली उत्पन्न होने से क्या होती है, आपने देखा होगा जब बिजली आती है तो उसमें क्या आता है, रंग आता है। क्या आता है, रंग आता है। और जब बिजली किसी पर गिरती है तो क्या होता है, उसे करंट लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि विद्युत का चालन हो जाती है। बिजली क्या हो जाती है, विद्युत का चालन। और जो उसमें जो रंग देखने को मिलता है हमें, वो क्या होता है, रंगीन होता है। वो इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से आता है। और विद्युत की चालन भी बिजली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से होती है। तो ये प्लाज्मा माध्यम जो आया, जो अणुओं में से क्या निकल के चलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के चलेगा, अणु होगा पॉजिटिव। तो रंग देखने को मिला हमें और विद्युत का चालन हो जाती है, इसे कहते हैं हम प्लाज्मा। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्लाज्मा अवस्था। अब हम दूसरे बल के बारे में बात करते हैं, अंतराणविक दूरी के बारे में बात करते हैं। हम दूसरी जो आपकी होती है वो होती है अंतराणविक दूरी। अंतराणविक दूरी कहते कैसे हैं इसको देखते हैं हम। अंतराणविक दूरी कहते कैसे हैं उसे देखते हैं हम। अंतराणविक दूरी होती है एक अणु से दूसरे अणु की, दो अणुओं के बीच की दूरी। एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी या फिर दो अणुओं के बीच की दूरी, दोनों बात एक ही हैं। जब ठोसों में देखते हैं तो एक अणु दूसरे अणु से क्या है, मजबूती से क्या है, चिपका हुआ है। तो इसमें दूरी क्या होगी, दूरी होगी सूक्ष्मतम होगी। तो इसमें जो दूरी होगी वो क्या होगी, निम्नतम होगी। सूक्ष्मतम का मतलब ना के बराबर होगी। निम्नतम और सूक्ष्मतम का मतलब क्या है, ना के बराबर होगी। दूरी होगी लेकिन ना के बराबर, बिल्कुल कम होगी। तो इसमें क्या है, निम्नतम। यदि हम ठोस द्रवों में बात करते हैं, तो जो एक अणु से दूसरे अणु चिपका हुआ है, जब हम बर्फ को गर्म करके पानी में लेते हैं तो एक अणु और दूसरे अणु क्या होते हैं, थोड़ी सी दूरी पर आ जाते हैं। तो इनकी जो बीच की दूरी क्या है, गैसों से क्या होगी, ठोसों से क्या होगी, बढ़ गई, और गैसों से क्या है, कम है। गैसों से कम है, ठोसों से ज़्यादा है। तो इसमें क्या आएगी, ठोसों से ज़्यादा और गैसों से कम। ठोसों से ज़्यादा, गैसों से कम। अब बात करते हैं हम गैस में क्या होता है, जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो पानी बनता है। पानी गर्म करने से क्या हुआ, अंतराण की जो दूरी होती है वो क्या होती है, अलग अलग हो जाते हैं, अणु अलग अलग हो जाते हैं और दूरी क्या है, बढ़ जाती है। और यदि हम गैस में बात करते हैं तो अणु ज़्यादा दूर हो जाते हैं, ज़्यादा। तो जब अणु दूर होंगे तो जो दूरी होगी वो क्या होगी, उच्चतम होगी। दूरी क्या होगी, उच्चतम होगी। दूरी क्या बढ़ेगी, दूरी हो जाएगी ज़्यादा, और ये क्या कहलाएगी, उच्चतम होगी। फिर क्या होगी, उच्चतम हो जाएगी। अब बात करते हैं हम आकार की। आकार, ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। देखिए ये मार्कर है, इसको मैं अपने हाथ पर रखता हूँ तो ये क्या इतनी जगह घेरेगा, इतनी जगह घेरेगा। और यदि मैं इस मार्कर को आपके घर पर रखता हूँ तो यहाँ पर मेरे हाथ पर जितनी जगह घेरेगा उतनी ही आपके घर पर घेरेगा, तो इसका जो आकार है वो क्या है, निश्चित है, क्योंकि एक ही जगह घेरेगा, समान जगह घेरेगा ये। तो क्या आकार क्या है इसका, निश्चित है। और यदि हम द्रव्य में बात करते हैं तो इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब देखिए द्रवों में अनिश्चित क्यों होता है। देखिए मान लीजिए आपने कुछ द्रव लिया, जैसे कि दूध लिया, देखिए आपका गिलास,
देखिए आपका कटोरी, आपने इसमें द्रव भर दिया 200 ml दूध, 200 ml मिल्क लिया आपने, 200 ml दूध लिया, आपने इस 200 ml दूध को गिलास में भर दिया। तो जब गिलास में भर दिया तो उसने 200 ml दूध ने किसका आकार ले लिया? गिलास का आकार ले लिया। और जब इस 200 ml दूध को आप इस कटोरी में भरते हो, जब 200 ml दूध को कटोरी में भरते हो तो कौन सी आकृति ले लेता है? कटोरी जैसी। कौन सा आकार ले लेता है? कटोरी जैसा। तो क्या इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? पात्र पर निर्भर करता है, पात्र पर निर्भर करता है। तो इसमें हम कोष्टक में भी लिख सकते हैं पात्र पर निर्भर। आकार क्या होता है? अनिश्चित, अर्थात पात्र पर निर्भर, पात्र पर निर्भर होता है, पात्र पर निर्भर। और यदि हम गैसों में बात करें, गैसों में क्या होता है? अनिश्चित। अब देखिए गैसों में अनिश्चित क्यों होता है? गैसों में अनिश्चित इसलिए होता है, जैसे कि इस मार्कर में इंक की जगह में गैस भरकर रख दूं, इस मार्कर में इंक की जगह गैस भरकर रख दूं, तो जब इसमें गैस भरी जाएगी, गैस भरी जाएगी तो ये इतनी जगह घेरेगी। और यदि हम इस मार्कर को खोल देते हैं तो गैस क्या है? पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो इसने जो पहला आकार लिया था वो क्या? मार्कर जैसा, और जो बाद में जो आकार लिया वो क्या? कमरे जैसा। तो इसका आकार क्या है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब आयतन के बारे में बात करते हैं, चौथा पॉइंट। इसका आयतन क्या होता है? निश्चित। इसका आयतन क्या होता है? निश्चित। इसका आयतन क्या होता है? अनिश्चित। इनका क्या होता है? आयतन क्या होता है? निश्चित, निश्चित, और इसका होता है अनिश्चित। देखिए ठोसों का जो आयतन होता है, जो वेट होता है, जो भार होता है, वो क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे कि आपने जो बर्फ ली है, जैसे कि ये मार करे, इसका जो वेट है, जो आयतन है, वो क्या? निश्चित है, निश्चित है। और यदि हम पानी की बात करें, पानी का जो भार होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने 200 ml मिल्क लिया, तो यदि मैं इस 200 ml मिल्क को इस गिलास में रखूँ तो कितना होगा? 200 ml। कटोरी में रखूँ तो क्या होगा? 200 ml। तो इसका जो आकार है वो बदल रहा है, ना कि आयतन। जो ये 200 ml है वो क्या? आयतन। और जो ये भर रहे हैं, इसमें जिस पात्र में हम भर रहे हैं वो क्या? आयतन। तो इसका आकार बदल रहा है, ना कि आयतन। ये आयतन है इसका और ये आकार है इसका। 200 ml क्या? आकार है इसका, आयतन है। 200 ml आयतन है इसका। तो 200 ml क्या होगा? निश्चित होगा। ये क्या होगा? निश्चित होगा। यदि हम गैसों में बात करते हैं, जब हमने गैस को इसमें भरा था, मार्कर ने भरा था, तो इसने किसका आकार लिया? किसका? और जिसमें जो आयतन होगा वो किसका था? मार्कर जितना। मार्कर को जब हम तोलने जाएंगे गैस को भरकर तो कितना होगा? गैस कितनी होगी? ज़्यादा होगी, मार्कर के वजन से ज़्यादा होगी। और यदि हम मार्कर को खोल कर रख देते हैं और पूरे कमरे में फैल जाएगा तो क्या होगा? तो और भी ज़्यादा होगा उसका जो आयतन होगा। तो इसलिए आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। जो गैस होता है इसमें आकार और आयतन अनिश्चित होता है, द्रव होता है इसमें आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और जो ठोस होते हैं उसमें निश्चित आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।